चकरा गए ना ये 7 मिनट मिरेकल देखकर, 7 मिनट का करिश्मा देखकर? ये क्या है, क्यों है, कहां है, बताऊंगा थोड़ी देर में। फिलहाल स्वागत है आपका राम राज्य में, भारत के न्यूज टेलीविजन इतिहास की सबसे बड़ी सीरीज, जिसको कई देशों की यात्रा करके बनाया गया है। एक ऐसा सफर जिसमें हम तलाश रहे हैं ऐसी व्यवस्थाओं को जो राम राज्य के करीब आती हैं। ऐसी व्यवस्थाएं जहां रिश्वत या ब्राइब का लोगों ने नाम ही नहीं सुना। ऐसी व्यवस्थाएं जहां लोगों को बराबरी का हक मिलता है, शिक्षा में, सेहत में, सुरक्षा में। भारत में न सही, लेकिन और देशों में, कई और देशों में राम राज्य है। कई देशों में यह सब हो रहा है। तो दूसरी बड़ी सीख यह है कि भारत में भी राम राज्य आ सकता है, लेकिन कैसे? क्या भारत में राम राज्य संभव है? इस सवाल का एक जवाब जापान देता है। भारत से तकरीबन 6000 किलोमीटर दूर जापान की राजधानी टोक्यो शहर देता है। टोक्यो एक मेगा सिटी है, दुनिया का सबसे बड़ा शहर। ग्रेटर टोक्यो यानी टोक्यो और उसके आसपास के इलाके को मिला दिया जाए तो उसकी आबादी होती है 3 करोड़ 80 लाख, जबकि दिल्ली नेशनल कैपिटल रीजन की आबादी 2 करोड़ 50 लाख है। मतलब टोक्यो और उसके आसपास दिल्ली से 1 करोड़ 30 लाख ज्यादा लोग रहते हैं। इतनी बड़ी आबादी एक जगह से दूसरी जगह आती जाती कैसे है? इतनी आबादी होने के बाद भी टोक्यो दुनिया का सबसे अमीर शहर है। जापान दुनिया के सबसे बड़े कार निर्माता देशों में से एक है। होंडा, निसान, टोयोटा, सुजुकी, यामाहा, ये सब जापान की कंपनियां हैं। तो आप सोचते होंगे कि टोक्यो के लोग जो दुनिया के सबसे अमीर शहरी हैं, भाई इन्हीं चमचमाती महंगी गाड़ियों में घर से ऑफिस, ऑफिस से घर जाते होंगे। ऐसा क्यों है? और टोक्यो दुनिया का सबसे समृद्ध शहर बना कैसे? होंडा, निसान, टोयोटा, सुजुकी, ये जापान की बड़ी कार निर्माता कंपनियों के नाम है। जापान बड़ी से बड़ी कार निर्माता कंपनियों का गढ़ है, घर है। लेकिन जापान की राजधानी टोक्यो कारों का शहर नहीं है, चमचमाती कारों का शहर नहीं है, महंगी कारों का शहर नहीं है। यह शहर है मेट्रो ट्रेन का, लोकल ट्रेन का, शिनकानसेन बुलेट ट्रेन का। कहानी की शुरुआत वहां से जो जापान में सबसे तेज है, सुरक्षित है और भरोसेमंद है। ये शिनकानसेन है, जापान की बुलेट ट्रेन। जापान में बुलेट ट्रेन 320 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती है और पिछले 51 साल से गोली की गति से चल रही है। लेकिन खास बात यह है कि पिछले 51 साल में यह कभी भी किसी तरह की दुर्घटना के शिकार नहीं हुई। और भरोसेमंद इतनी कि पिछले 51 साल में इन रेलगाड़ियों के लेट होने का औसत समय 1 मिनट से भी कम का है। वो भी तब जब जापान में सुनामी, भूकंप, तेज आंधी तूफान लगातार आते रहते हैं। टोक्यो स्टेशन दुनिया के व्यस्ततम स्टेशंस में से एक। इस स्टेशन का इस्तेमाल 5,50,000 से ज्यादा लोग रोज करते हैं। टोक्यो शहर इतना बड़ा और समृद्ध कैसे बना, इसके पीछे की एक वजह इस स्टेशन पर समझ में आती है, जहां से जापान की सैकड़ों बुलेट ट्रेन आती जाती हैं।
जापान में बुलेट ट्रेन की रफ्तार ही बहुत तेज नहीं होती, इससे जुड़ी हर चीज की रफ्तार बहुत तेज होती है, गोलियों जैसी होती है। जैसे ये ट्रेन हाकुताका 557 9:32 पर स्टेशन पर आई और इसे 9:44 पर वापस रवाना होना है। इस 12 मिनट में इस ट्रेन की पूरी सफाई होगी और पूरी तरह से इसे वापस जाने के लिए तैयार किया जाएगा। सफाई के लिए ध्यान दीजिए, सिर्फ 7 मिनट लगते हैं पूरी ट्रेन के, और इस ट्रेन में करीब 17 बॉगी है। पहला 2-2.5 मिनट सवार यात्रियों के उतरने में गुजर गया, लेकिन कोई भी यात्री बाहर आता उससे पहले एक महिला पॉलिथीन बैग लेकर गेट पर खड़ी हो गई। लोग उसमें अखबार, खाली बोतल जैसी चीजों को डालने लगे। उसकी हर एक बोगी में सफाई कर्मी दाखिल हुए। इन बोगियों में 65 से लेकर 100 सीटें हो सकती हैं। एक सीट की सफाई हुई, फर्श की सफाई हुई, ऊपरी रैक का निरीक्षण हुआ, फिर सामने की ट्रे की सफाई हुई। उसके बाद सारे सफाई कर्मी बाहर निकले और इंतजार कर रहे यात्रियों को धन्यवाद दिया और चल पड़े अगली ट्रेन की सफाई के लिए। भारत की सबसे तेज ट्रेन भोपाल शताब्दी है। यह ट्रेन दिल्ली से भोपाल दिन के 2 बजे पहुंचती है और भोपाल से वापस रवाना होती है 3:15 पर। यानी जो काम जापान में 12 मिनट में होता है वो भारत में 1 घंटा 15 मिनट में होता है। 12 मिनट के लिए ट्रेन रुकती है, इसमें 7 मिनट में ट्रेन की पूरी तरह से सफाई हो जाती है। जापान में 7 मिनट में ये चमत्कार, ट्रेन की सफाई का चमत्कार कैसे हो जाता है, इसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। एक वीडियो जिसका नाम है 7 मिनट मिरेकल, वो वायरल हो चुका है। दरअसल ये वीडियो कैसे चर्चा में आया, कैसे लोगों ने इसके बारे में बातचीत करना शुरू किया, इसकी कहानी भी बहुत दिलचस्प है। टोक्यो मेट्रोपॉलिटन गवर्नमेंट ने इसके लिए विदेशों से 6 पत्रकारों को आमंत्रित किया। उन पत्रकारों से यह कहा गया कि आप जापान की ऐसी बात बताइए जो हमारे लिए तो बहुत ही आम हो, लेकिन बाहर के लोगों को अचंभित करे। उन्हीं पत्रकारों में चार्ली जेम्स नाम की एक पत्रकार भी थी। उन्होंने 7 मिनट मिरेकल नाम की एक स्टोरी बनाई और उसको YouTube पे डाल दिया। ये फिल्म आज तक 40 लाख लोग देख चुके हैं। 7 मिनट मिरेकल की एक झलक आप भी देखिए। शिनकानसेन से जुड़ी ये 7 मिनट की कहानी जापान के रामराज्य के एक बहुत अहम पहलू की ओर इशारा करती है।
और वो है समय का पाबंद होना। जैसा कि हमारे साथी संजय नंदन ने बताया कि शिनकानसेन पिछले 51 सालों से चल रही है और जापान में ऐसी ही 800 ट्रेनें चलती हैं, लेकिन देर होने का इनका जो एवरेज है वो 1 मिनट से भी कम है। ये कैसे हासिल हुआ? समय पर रहना, समय पर पहुंचना जापान की फितरत का हिस्सा है। बुलेट ट्रेन या शिनकानसेन जापान की इसी संस्कृति को आगे बढ़ा रही हैं। यहाँ यात्रियों के एक एक सेकंड को अहमियत दी जाती है। तभी पूरे 17 डिब्बे वाली ट्रेन को 7 मिनट में साफ कर दिया जाता है। और इतना ही नहीं, यात्रियों का समय बचे और रेल की कंपनी के पैसे बचें, इसके लिए ट्रेन्स को बड़े हिसाब से जोड़कर चलाया जाता है। हम टोक्यो से सिनादाई के लिए बुलेट ट्रेन से रवाना हुए, लेकिन ये ट्रेन फुकुशिमा स्टेशन पर रुकी और फुकुशिमा स्टेशन पर रुकने के बाद 2 अलग अलग दिशाओं में चलने लगी, 2 अलग अलग गंतव्य के लिए चलने लगी। ये कैसे हुआ, क्यों हुआ और कितनी देर में हुआ, ये जानना बेहद रोचक है। दरअसल टोक्यो से सिंदाई जाने वाली ट्रेन के साथ एक और ट्रेन को जोड़ दिया गया। इसे कपलिंग कहा जाता है। दोनों ही ट्रेन्स का रास्ता फुकुशिमा तक एक ही था, इसलिए फुकुशिमा तक दोनों ट्रेन्स ने साथ साथ सफर किया और फुकुशिमा से दोनों के रास्ते अलग हो गए। एक ट्रेन सिंदाई जाएगी और दूसरी यामागाटा, और ये सब कुछ हुआ सिर्फ 2 मिनट में। इतना ही नहीं, यामागाटा जाने वाली बुलेट ट्रेन ऐसी लाइन पर चलेगी जहां आम ट्रेन भी चल रही है। ऐसा दुनिया में कहीं और नहीं हो रहा। हमने यामागाता बुलेट ट्रेन को शुरू किया, जो कि टोक्यो से फुकुशिमा तक बुलेट ट्रेन के लिए खास बनाए हुए ट्रैक पर चलती है। लेकिन फुकुशिमा से लेकर यामागाता के लिए हमने पहले से बने दूसरी आम ट्रेनों के ट्रैक को ही नैरो गेज से वाइड गेज किया, ताकि आम ट्रेन और बुलेट ट्रेन साथ साथ एक ही ट्रैक पर चल सकें और फुकुशिमा से यामागाता यात्रियों को ट्रेन बदलने की जरूरत भी ना पड़े। देखा आपने कैसे एक एक मिनट बचाकर जापान विकास के रास्ते पे आगे बढ़ा। द्वितीय विश्व युद्ध या सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये देश ध्वस्त हो गया था। कहते हैं राजधानी टोक्यो में एक भी इमारत ऐसी नहीं बची थी जो साबुत हो, पूरी तरह से ठीक हो। लेकिन 20 साल के अंदर जापान दुनिया का पहला ऐसा देश बना जिसके पास बुलेट ट्रेन थी। जापान की पहली बुलेट ट्रेन को शिनकानसेन कहते हैं। ये टोक्यो और ओसाका शहरों के बीच चली। दिन था 1 अक्टूबर 1964 और रफ्तार थी 200 किलोमीटर के ऊपर। जापान के इन 2 शहरों टोक्यो और ओसाका के बीच की दूरी है 515 किलोमीटर। शिनकानसेन के चलने से पहले इस दूरी को तय करने में 6 घंटे 30 मिनट का समय लगता था। टोक्यो और ओसाका के बीच बुलेट ट्रेन के चलने के बाद सीधे 2.5 घंटे की बचत होने लगी और अब तो इसी रूट पर लोगों को महज 2 घंटे 25 मिनट ही लगते हैं। शिनकानसेन यानी बुलेट ट्रेन की जब हमने शुरुआत की थी तब मोटर गाड़ियों का जमाना था। हमने जमाने के विपरीत जाकर फैसला किया था। शिनकानसेन ने यात्रा करने के पूरे तौर तरीके को बदल दिया है। हमें इस पर गर्व है। वहीं भारत में मुंबई और अहमदाबाद के बीच की रेल से दूरी है तकरीबन 491 किलोमीटर और इस रास्ते चलने वाली जो सबसे तेज ट्रेन है उससे भी अगर आप सफर करें तो उसमें कम से कम 6 घंटे 25 मिनट लग जाते हैं। एक बात और, टोक्यो और ओसाका के बीच जब 1964 में बुलेट ट्रेन की शुरुआत हुई तब रोज 60 ट्रेन चला करती थीं। आज उसी रूट पर रोज 333 ट्रेन चलती हैं। यानी ट्रेन की फ्रीक्वेंसी इतनी है कि आप जब चाहें टिकट लेकर जा सकते हैं। दरअसल बुलेट ट्रेन के लिए अलग से ट्रैक बिछाया जाता है जिस पर सिर्फ बुलेट ट्रेन ही चलती है।
जापान ने बुलेट ट्रेन के लिए 2200 किलोमीटर लंबी लाइंस बिछाई हैं। इन लाइंस पर रोज 841 ट्रेन चलती हैं। 1964 में जब बुलेट ट्रेन की शुरुआत हुई, तब से लेकर अब तक पूरी दुनिया की आबादी से ज्यादा लोग इस ट्रेन का इस्तेमाल कर चुके हैं। क्या बात है, जितनी पूरी दुनिया की आबादी है उससे कहीं ज्यादा लोग जापान में बुलेट ट्रेनों की यात्रा कर चुके हैं। मिसाल के तौर पे 2005 में दुनिया की आबादी थी 650 करोड़ और तब तक 820 करोड़ लोग बुलेट ट्रेन की यात्रा कर चुके थे। जापान में हर साल 33 करोड़ लोग इन ट्रेनों की यात्रा करते हैं और ये सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि ये तेज हैं और समय बचाती हैं, बल्कि इसलिए भी क्योंकि ये सुरक्षित हैं। जापान के इतिहास में 1964 से आज तक बुलेट ट्रेन की दुर्घटना में एक व्यक्ति की भी मृत्यु नहीं हुई है। ट्रेनिंग दुर्घटना न होने का सबसे बड़ा कारण है रेलवे कर्मचारियों की ट्रेनिंग। वो नियमों का संजीदगी से पालन करते हैं और इसकी वजह से ही हम अपनी ट्रेनों को सुरक्षित रख पाते हैं और लोगों को समय पर भी पहुंचा पाते हैं। बुलेट ट्रेन कहीं चले उससे पहले उसके लिए खास तरह की पटरियां बिछाई जाती हैं। इस ट्रैक पर आम रेलगाड़ियां नहीं चलती। इन पटरियों पर किसी भी व्यक्ति को आने जाने की अनुमति नहीं होती। कोई रेलवे क्रॉसिंग नहीं होती। ऑटोमेटिक ट्रेन कंट्रोल सिस्टम से ट्रेन चलती है। इसका मतलब यह होता है कि ड्राइवर अगर कोई गलती कर रहा हो तो कंट्रोल रूम में बैठे अधिकारी ट्रेन की कमान अपने हाथों में ले सकते हैं। बुलेट ट्रेन की गतिविधि एटीसी से संचालित होती है। जिस तरह का डेटा कॉकपिट के कंप्यूटर पर आता है, वही डेटा एटीसी भी देखता रहता है। ट्रेन की स्पीड हर सेक्शन के लिए पहले से ही तय होती है और अगर तय स्पीड से ट्रेन ऊपर जाती है तो एटीसी खुद ट्रेन की स्पीड को कम कर देता है। दरअसल इन ट्रेनों में दो तरह की लगाम होती हैं। एक लगाम कंट्रोल रूम में होती है और दूसरी ड्राइवर के हाथों में होती है, जिसे लंबी ट्रेनिंग के बाद ट्रेन चलाने का मौका दिया जाता है। इस ट्रेन के ड्राइवर एक दिन में 7 घंटे 10 मिनट ही ट्रेन चलाते हैं, लेकिन एक बार में 3 घंटे 20 मिनट से ज्यादा कभी नहीं। यहाँ जापान में ड्राइवरों को ट्रेन चलाने के लिए लंबी ट्रेनिंग दी जाती है। सिमुलेटर में शुरुआती ट्रेनिंग होती है। इसके बाद हर 2 साल पर दोबारा सिमुलेटर ट्रेनिंग दी जाती है। हर तरह के हालातों की ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे कि अचानक ट्रैक पर कोई आ जाए तो कंट्रोल रूम से कैसे फौरन बातचीत करनी है। ट्रेनिंग के दौरान ड्राइवरों की क्षमता परखी जाती है और इस सब प्रक्रिया से उनकी क्षमता में भी सुधार होता है। बुलेट ट्रेन अपनी नियत स्पीड पर ही चलती है। ड्राइवर के सामने लगे 3 मॉनिटर्स में से एक में तय स्पीड और मौजूदा स्पीड दिखाई जाती है, दूसरे में सभी डिब्बों की मौजूदा परिस्थिति दर्ज होती रहती है। जापान में भूकंप और तेज आंधी की आशंका हमेशा बनी रहती है, इसीलिए भूकंप का पता लगाने वाले यंत्र रेल ट्रैक से जुड़े होते हैं। भूकंप में पहले शुरुआती हलचल होती है, जिसे प्राइमरी वेव कहते हैं। प्राइमरी वेव के आते ही ट्रैक से जुड़ा यंत्र अलर्ट जारी करता है, जिसके बाद ट्रेन का बिजली कनेक्शन खुद ब खुद कट जाता है और ट्रैक पर चल रही ट्रेन रुक जाती है। इससे जान माल का नुकसान नहीं होता है। हमने 135 जगहों पर सेंसर लगा रखे हैं। जैसे ही इन सेंसर्स को भूकंप की प्राइमरी वेव का पता चलता है तो वो नजदीकी सब स्टेशन को सिग्नल भेजते हैं और सब स्टेशन ट्रेन को सप्लाई होने वाली बिजली काट देता है। ट्रेन जहां होती है वहीं रुक जाती है। जापान ने बुलेट ट्रेन को अपने देश के अलग अलग इलाकों को जोड़ने का एक जरिया बना लिया। इससे लोगों का समय भी बचने लगा और उस बचे हुए समय का बेहतर उपयोग होने लगा। 2009 में एक आंकड़ा आया। इसके अनुसार अगर शिनकानसेन में एक साल में यात्रा कर रहे लोगों को जोड़ लिया जाए और उनका जो समय बचता था उसको जोड़ लिया जाए तो बचत हो रही थी 4000 लाख घंटों की। ज्यादा समय अपने लिए, अपने परिवारों के लिए और काम के लिए। ज्यादा समय का मतलब था
ज्यादा उत्पादन, ज्यादा प्रोडक्शन। You know the first high speed rail Tokaido Shinkansen. जापान ने पहली हाई स्पीड रेल 50 साल से भी पहले 1964 में ही शुरू कर दी थी। उस वक्त जापान बहुत तेजी से विकास कर रहा था। शिनकानसन यानी बुलेट ट्रेन ने 1960 के दशक में जापान की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा रोल अदा किया है। जापान में बुलेट ट्रेन और जीडीपी साथ साथ ही आगे बढ़ी। टोक्यो स्टेशन से आने जाने वाले लोगों की भीड़ यहाँ की यातायात व्यवस्था में ट्रेन की अहमियत दिखाती है। टोक्यो स्टेशन से सिर्फ ओसाका के लिए रोज 333 बुलेट ट्रेन चलती हैं। लेकिन बुलेट ट्रेन या शिनकानसेन से ही आवाजाही के लिए लोग टोक्यो स्टेशन नहीं आते। स्टेशन के एक तल से बुलेट ट्रेन रवाना होती हैं, तो दूसरे तीसरे तल से मेट्रो ट्रेन। जापान के रेलवे सिस्टम की ये खासियत है कि हमने बुलेट ट्रेन और बाकी रेलवे सिस्टम को एक दूसरे से जोड़ दिया है। जैसे कि टोक्यो स्टेशन पर बुलेट ट्रेन से मेट्रो ट्रेन पर जाना बहुत आसान है। बड़े शहर से उसके आसपास के छोटे शहरों में जाने के लिए भी सब अर्बन ट्रेन से जाया जा सकता है। वहां जाने के लिए बस या टैक्सी लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा रेल नेटवर्क ही बहुत बढ़िया है। दुनिया की सबसे बड़ी मेगा सिटी टोक्यो और उसके आसपास के शहर को व्यापक रेल व्यवस्था से जोड़ दिया गया है और इस सिस्टम का रोज तकरीबन 4 करोड़ लोग इस्तेमाल करते हैं। यहाँ के स्टेशंस पर अमीर गरीब का फर्क नहीं होता। दिल्ली के डॉक्टर राम प्रकाश द्विवेदी जापान के टोक्यो यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेन स्टडीज में पिछले 4 साल से पढ़ा रहे हैं। टोक्यो में दिल्ली शहर से उनका अनुभव बिल्कुल अलग रहा है। देखिए, भारत में तो जैसे कारें हैं या ट्रांसपोर्टेशन एक तरह से मतलब समृद्धि का भी हिस्सा माना जाता है। इसलिए बहुत सारे लोग अपनी कारों को लेकर निकलते हैं और किसके पास कितनी बड़ी कार है उससे समाज का चेहरा दिखाई देता है। लेकिन टोक्यो में मैंने देखा कि बहुत सारे प्रसिद्ध लोग, एक बार मैंने खबर पढ़ी कि जो जापान एयरलाइंस है उसके जो निदेशक हैं वो बस से यात्रा करते हुए अपने ऑफिस पहुंचते हैं। राम राज्य में अब तक आपने देखा जापान की बुलेट ट्रेन ने कैसे दूरियों को अपनी गति और सहूलियतों की मदद से कम कर दिया है। तेज गति से बढ़ी संख्या में यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की क्षमता ने बुलेट ट्रेन को जापान में काफी लोकप्रिय और सफल बना दिया है। 7 मिनट चमत्कार उसी का एक हिस्सा है। जापान की अर्थव्यवस्था को इससे काफी मदद मिली है। लेकिन गति और सुरक्षा के मामले में टोक्यो का शहरी ट्रांसपोर्ट भी पीछे नहीं है। दुनिया में सबसे ज्यादा यात्री इसी व्यवस्था का इस्तेमाल करते हैं। ये मसाको सातो हैं। जापान की मसाको ने दिल्ली में 5 साल रहकर कथक सीखा है। और अब टोक्यो में कथक नृत्य सिखा रही हैं। दिल्ली में इनके लिए सबसे बड़ी समस्या आवाजाही की थी। दिल्ली में रहकर इन्होंने बहुत कम ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल किया और इन्हें अक्सर ऑटो रिक्शा से सफर करना पड़ता था। जब मैं दिल्ली में थी, ज्यादातर अपने स्टूडियो से घर ऑटो रिक्शा में जाती थी। कुछ ऑटो रिक्शा वाले तो ठीक होते थे, लेकिन कुछ बेईमान होते थे। सच कहूं तो मुझे डर लगता था। मैं कभी कभी बस में भी सफर करती थी, लेकिन मुझे ऑटो और बस दोनों में अनकंफर्टेबल महसूस होता था।
दूसरी तरफ मसाको को अगर टोक्यो में सफर करना हो तो उनके लिए सुबह 5 बजे से लेकर रात के 2 बजे तक मेट्रो रेल की सेवा उपलब्ध है। मसाको अपने स्टूडियो से निकलेंगी और सबसे पहले उपलब्ध ट्रेन और विकल्पों को मोबाइल पर चेक करेंगी। अभी उन्हें अपने डांस स्टूडियो के पास कोजिमिची स्टेशन से कावागोई स्टेशन जाना है। कावागोई टोक्यो शहर के बाहर का इलाका है, जैसे दिल्ली के पास गाजियाबाद। उन्हें मोबाइल पर ही सारी जानकारी मिल जाएगी कि अगली ट्रेन कब है। इतना ही नहीं, उन्हें शहर के बाहर जाने के लिए भी स्टेशन से बाहर निकलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेट्रो स्टेशन से ही सबर्बन यानी शहर के बाहर की ट्रेन भी मिलेगी और हो सकता है कि उन्हें सीधी ट्रेन मिल जाए। पहले जब स्मार्टफोन्स नहीं होते थे तब हम हमेशा अपने साथ ट्रेन का टाइम टेबल रखते थे, लेकिन जब से स्मार्टफोन्स आए हैं ट्रेन से जुड़ी पल पल की जानकारी उसी वक्त हमें मिल जाती है। कब कौन सी ट्रेन कहां से लेनी है और हमारे सफर में कितना वक्त और पैसा लगेगा, ये हमारा फोन पहले ही हमें बता देता है। मसाको को मोबाइल पर बताया गया था कि वो 24 मिनट 30 सेकंड में कावागोई पहुंचेंगी और वो पहुंची भी। यानी टोक्यो में समय और सुविधा का ध्यान सिर्फ बुलेट ट्रेन के लिए ही नहीं रखा जाता, लोकल ट्रेन और मेट्रो पर चलने वाले यात्रियों के लिए भी एक एक सेकंड का ध्यान दिया जाता है। लेकिन अगर दुर्घटना या मैकेनिकल फेलियर की वजह से ट्रेन लेट हो जाए तो क्या होगा? इसका जवाब प्रोफेसर राम प्रकाश द्विवेदी को अपनी क्लास में मिला। वो रहा जब मैं शुरू में आया तो एक ऐसा अनुभव हुआ कि परीक्षाएं चल रही थी तो एक छात्र शायद 2-3 मिनट लेट था और कक्षा में पहुंचते ही उसने मुझे एक स्लिप दी। तो वो सारी जापानी भाषा में लिखी हुई थी। तो मैंने उससे पूछा कि ये क्या है, तो उसने कहा कि मैं लेट हूँ इसके लिए स्लिप है। जापान में टोक्यो में ट्रेन लेट नहीं होती, लेकिन अगर लेट हो जाए तो जैसे 30 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? जो नुकसान होगा उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? आप नहीं, रेल कंपनी जिम्मेदार होगी। जब आप स्टेशन से निकलेंगे तब रेल कंपनी आपको एक टार्डी स्लिप यानी ची-अ-उन देगी, जिसे आप स्कूल, कॉलेज, दफ्तर में दिखा सकते हैं और लेट होने की जिम्मेदारी और नुकसान से मुक्त हो सकते हैं। टोक्यो के हर स्टेशन पर टार्डी स्लिप या ची-अ-उन मिल जाती है। आमतौर पर इसे 5 मिनट से ज्यादा देरी होने पर दिया जाता है, लेकिन अगर कोई चाहे तो 30 सेकंड लेट होने पर भी इसे मांग सकता है। छात्रा मैरिको का कहना है कि ट्रेन अगर 2-3 मिनट लेट हो जाए तो घबराहट फैल जाती है। स्कूल जाने के समय ट्रेन लेट होने पे बहुत परेशान हुई मेरे माँ पे, क्योंकि 2 मिनट या 3 मिनट तो ठीक है, लेकिन 5 मिनट या 10 मिनट तो क्लास के लिए लेट होने का क्या है, डर लगता है ना। तो बहुत 10 मिनट तो बहुत ऐसा तो, और क्या है, स्लिप के बिना प्रोफेसर को बुरा लगेगा। ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर टोक्यो की एक लोकल ट्रेन के एक्सीडेंट की है। दिन था 25 अप्रैल 2005। 25 अप्रैल 2005 टोक्यो में इस दिन एक ट्रेन हादसा हुआ। एक लोकल ट्रेन, एक लोकल मेट्रो पटरी से उतर गई, डीरेल हो गई और इस हादसे में ड्राइवर समेत 107 लोगों की मौत हुई, जबकि 500 से ज़्यादा लोग घायल हुए। जानते हैं ये हादसा क्यों हुआ? यह हादसा इसलिए हुआ क्योंकि ड्राइवर तनाव में था, और वो तनाव में इसलिए था क्योंकि उसकी ट्रेन लेट चल रही थी, तकरीबन 90 सेकंड से लेट चल रही थी, 1.5 मिनट से लेट चल रही थी। ट्रेन एक्सीडेंट का एक कारण था कि ड्राइवर तनाव में था, और तनाव का ये कारण था कि उसकी ट्रेन 90 सेकंड की देरी से चल रही थी। अब समय की पाबंदी को लेके इतना गंभीर होना ठीक है या नहीं, इस पर बहस की जा सकती है।
लेकिन सच्चाई यह है कि समय की इसी पाबंदी ने टोक्यो की पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्यवस्था को बहुत कुछ अर्जित करवाया है, और उनमें सबसे अहम है भरोसा। टोक्यो के नागरिक इस व्यवस्था पे बहुत भरोसा करते हैं। दूसरी बात यह है कि टोक्यो ने लोकल और मेट्रो ट्रेनों का ऐसा जाल बिछाया हुआ है कि अगर आप घर से निकलते हैं तो आप ये यकीन कर सकते हैं कि आपको बहुत पास एक मेट्रो स्टेशन मिल जाएगा। टोक्यो में आम हो या खास, सभी लोग रेल नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं, तो इसके पीछे की वजह भी साफ है। टोक्यो शहर के लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में एक रेलवे स्टेशन मौजूद है। ग्रेटर टोक्यो में कुल मिलाकर 158 लाइंस हैं, जिन पर 48 अलग अलग रेल कंपनियां ट्रेन चलाती हैं। 4714 किलोमीटर की लाइंस बिछी हैं। इससे टोक्यो और उसके आसपास के इलाके को बहुत फायदा हुआ है। मसलन ट्रैफिक जैम कम हो गया है, क्योंकि रेल 60,000 से भी ज्यादा लोगों को प्रति घंटा प्रति किलोमीटर ले जा सकती है, जबकि बस 5,000 से भी कम यात्रियों को। शहरी रेलवे की स्पीड औसतन 33 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, जबकि बस की 11 और कार की 23 किलोमीटर प्रति घंटा। टोक्यो में प्रदूषण कम होने की वजह भी रेल है, जो एक पैसेंजर को 1 किलोमीटर ले जाने में महज 21 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है, जबकि इसी दूरी के लिए बस 51 और कार 170 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड हवा में छोड़ती है। और ये सब करने के लिए रेलवे बस या कार से बहुत कम जगह लेती है, बल्कि हर एक इंच का प्रयोग होता है। मसलन टोक्यो का जो स्टेशन है वो महज एक रेलवे स्टेशन नहीं है, उसमें एक शॉपिंग मॉल भी है, और अंदरूनी रास्तों से वो और शॉपिंग मॉल्स और होटल्स और रेस्टोरेंट से जुड़ा हुआ है। ये जो यातायात व्यवस्था है जापान की, वो यहाँ की संस्कृति में, यहाँ की रोजमर्रा की जिंदगी में एकदम घुली मिली सी है। दरअसल जो जगह हमारे यहाँ गाँव में चौपाल की हुआ करती थी, वो जगह यहाँ के स्टेशन की है। पहले हर स्टेशन पर एक चौकबोर्ड हुआ करता था, जहाँ लोग अपना संदेश लिखा करते थे, इस उम्मीद में कि जिनके लिए संदेश लिखा गया है वो संदेश उन तक पहुँच ही जाएगा। अब वो चौकबोर्ड का ज़माना नहीं है, लेकिन स्टेशन अभी भी लोगों के मिलने जुलने के लिए, मौज मस्ती के लिए और ख़रीदारी के लिए एक मुख्य आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, जैसे ये टोक्यो के नज़दीक का शिबुया स्टेशन। शिबुया स्टेशन के अंदर और उसके आसपास दिन हो या रात चकाचौंध रहती है। शिबुया स्टेशन को नौजवान लोगों का अड्डा माना जाता है, लेकिन यही आलम दूसरे स्टेशंस का भी है। स्टेशन अंडरग्राउंड होता है और ऊपरी माले पर एक से एक दुकानें होती हैं। मैं अभी टोक्यो के गिंजा स्ट्रीट में, टोक्यो का फैशन सेंटर। दुनिया में जो कुछ भी सुंदर है, बढ़िया है, फैशनेबल है, महंगा है, वो यहाँ जरूर मिलेगा। लेकिन एक चीज है जो फैशन से कभी बाहर नहीं गया इस शहर टोक्यो में, वो है यहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम। 1903 में पहली बार टोक्यो में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के तौर पर इलेक्ट्रिक स्ट्रीट कार चली थी। उससे पहले इन्हीं रास्तों पर घोड़ा गाड़ी चला करती थी। उन गाड़ियों में कई कोच जुड़े होते थे, उनके लिए भी डेडिकेटेड फिक्स्ड लाइन हुआ करती थी। टोक्यो में सवारी यातायात के लिए 1927 से ही अंडरग्राउंड मेट्रो रेल की शुरुआत हो गई थी। टोक्यो के उनियो स्टेशन पर उसका प्रतीक आज भी रखा गया है। तब मेट्रो लाइन की लंबाई 2 किलोमीटर ही हुआ करती थी। ये लाइन इतनी लोकप्रिय थी कि इस अंडरग्राउंड मेट्रो की सवारी के लिए लोगों की कतार 2 किलोमीटर लंबी हो जाया करती थी। ये बात शुरुआत से ही रेल व्यवस्था की लोकप्रियता की कहानी बयां करती है। आप उस दृश्य की कल्पना कीजिए जिसमें 2 किलोमीटर यात्रा हो और उतनी ही लंबी कतार। लोग घंटों इंतजार किया करते थे। अब इंतजार तो नहीं करना पड़ता, लेकिन लोकप्रियता वैसी ही है।
जापान ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्यवस्था पे हमेशा बेहद ध्यान दिया। दूसरी बात यह कि इस व्यवस्था की जैसे जैसे जरूरत बढ़ती गई वैसे इसका विस्तार भी करा। तीसरी बात यह कि इसमें भरोसा बना रहे, इसलिए इसको समय का पाबंद बनाया, यानी ट्रेन आएगी भी और समय से जाएगी भी। और चौथी बात यह कि ट्रेन व्यवस्था को अलग थलग करके नहीं देखा, इसको बाकी जो यातायात के साधन हैं उनके साथ इंटीग्रेट करके, एक मुश्त करके देखा गया। बस, लोकल ट्रेन और दूर तक जाने वाली ट्रेन के इंटीग्रेशन का क्या मतलब है? अगर आप दिल्ली के पास बसे गाजियाबाद से जयपुर की यात्रा पब्लिक ट्रांसपोर्ट से करें तो आप इसे समझ सकते हैं। फर्ज कीजिए आप गाजियाबाद के किसी सेक्टर में रहते हो। वहां से निकलने के लिए आप पहले ऑटो रिक्शा लेंगे। ऑटो रिक्शा से आप बस स्टॉप पर जाएंगे। बस आपको नजदीक के मेट्रो स्टेशन तक ले जाएगी, जहां से आप अपना सामान उठाकर मेट्रो स्टेशन तक जाएंगे। मेट्रो आपको राजीव चौक छोड़ेगी। राजीव चौक से आप नई दिल्ली के लिए दूसरी मेट्रो लेंगे, जो आपको नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन छोड़ेगी। उस मेट्रो स्टेशन से आप अपने सामान के साथ बाहर निकलेंगे, फिर सामान उठाकर रेलवे प्लेटफॉर्म तक पहुंचेंगे। इस दौरान ऑटो के लिए अलग किराया देंगे, बस के लिए अलग, लोकल मेट्रो के लिए अलग और दिल्ली जयपुर ट्रेन के लिए अलग। अब जरा जापान में यातायात का तरीका देखिए। ये टोक्यो स्टेशन का सदर्न एग्जिट यानी निकास है। चाहे यात्री बुलेट ट्रेन से यात्रा कर रहे हो या लोकल मेट्रो से, स्टेशन के ठीक बाहर उन्हें शहर के अंदर या शहर से बाहर जाने के लिए बस मिल जाती है। यानी बस अड्डा कहीं और रेलवे स्टेशन कहीं वाले हालात जापान में नहीं है। शहर के अंदर बस भी तयशुदा टाइम टेबल के मुताबिक ही चलती है। लोकल मेट्रो सबवे का तंत्र टोक्यो में काफी बड़ा है, लेकिन लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए यहाँ बस की सुविधा उपलब्ध है। लास्ट माइल कनेक्टिविटी यानी स्टेशन से ऑफिस तक या स्टेशन से घर तक जाने के लिए बस का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मैं अभी एक्स थिएटर रोपिंग माई जगह पर हूँ, यहाँ से स्टेशन काफ़ी दूर है, इसलिए मैं बस का इस्तेमाल करूँगा स्टेशन तक जाने के लिए। मेट्रो के मैप को देखने से ऐसा लगता है कि टोक्यो शहर के चप्पे चप्पे में मेट्रो स्टेशन है, लेकिन ऐसा नहीं है। कई ऐसे इलाके हैं जहां मेट्रो नहीं पहुंचती है या मेट्रो स्टेशन दूर है, उनके लिए बस की सुविधा है। बुजुर्गों के लिए भी बस काफी आरामदायक होती है। बस स्टॉप अक्सर घर के करीब ही होते हैं। टोक्यो में रेलवे की तरह ही प्राइवेट बस ऑपरेटर हैं। स्थानीय सरकारी निकाय टोक्यो मेट्रोपॉलिटन गवर्नमेंट की भी अपनी बसें हैं। इनकी तकरीबन 1500 बसें हैं जो जीपीएस और बस लोकेशन सिस्टम से लैस हैं। बस स्टॉप पर खड़े यात्री को पता होता है कि अगली बस कितनी देर में आएगी और रूट क्या होगा। और ऐसी टिकट और पास भी होते हैं जो ट्रेन और बस दोनों में ही मान्य होते हैं। ये देखिए बस लोकेशन सिस्टम। इसमें मेट्रो की तरह ही बस की मौजूदा लोकेशन की जानकारी मिलती है। बस में जीपीएस सिस्टम लगा होता है। जीपीएस से बस की लोकेशन कंट्रोल रूम में जाती है और कंट्रोल रूम से सभी संबंधित बस स्टॉप्स को ये जानकारी ऐप के जरिए मोबाइल फोन पर भी मिलती है। अब जरा गाजियाबाद से जयपुर जैसा सफर अगर आपको जापान में करना हो तो उस पर गौर कीजिए। घर से लोकल मेट्रो स्टेशन छोड़ने के लिए आपके पास बस की सुविधा है। एक बार आप मेट्रो स्टेशन में दाखिल हुए तो टोक्यो जैसे स्टेशन से आपको ट्रेन पकड़ने के लिए बाहर निकलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म तक जाकर आप सीधे लंबी दूरी की ट्रेन पकड़ सकते हैं और एक ही पास या टिकट के सहारे आप अपनी यात्रा पूरी कर सकते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि जापान में दोनों रोड और रेल यातायात प्राइवेट हाथों में है, लेकिन दोनों के लिए नियम और नीति बनाने के लिए एक ही मंत्रालय है। इस मंत्रालय को मिनिस्ट्री ऑफ लैंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट एंड टूरिज्म कहते हैं। भारत में मेट्रो ट्रेन की शुरुआत हुई है, एक अच्छी शुरुआत है, लेकिन अब तक मेट्रो की लाइनें सिर्फ 277 किलोमीटर ही बिछाई जा सकी हैं।
जापान में सिर्फ टोक्यो शहर में अंडरग्राउंड मेट्रो लाइन की लंबाई है 310 किलोमीटर। जापान में बुलेट ट्रेन की अधिकतम स्पीड है 320 किलोमीटर प्रति घंटा। भारत में जो सबसे तेज ट्रेन है भोपाल शताब्दी, उसकी अधिकतम रफ्तार है 150 किलोमीटर प्रति घंटा। भारत में बुलेट ट्रेन पे अभी बहस चल रही है। जापान में बुलेट ट्रेन 1964 से चल रही है। जापान ने इन सभी प्रयासों के कारण अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक ताकतों में से एक बना लिया है। मतलब साफ है, बेहतर यातायात का विकास से सीधा रिश्ता है। जापान ने समय बचाया, ट्रेनों को पाबंद बनाया समय का, और उससे अपने आगे के विकास का रास्ता खोला। क्योंकि विकास के बिना राम राज्य कहां संभव है। अभी आप देख रहे थे राम राज्य, कैसे जापान में अच्छे और किफायती यातायात का राम राज्य है। इस कार्यक्रम को आप कल दोबारा देख सकते हैं सुबह 10 बजे और 11 बजे मेरे साथ देखिए संभव है। क्या भारत में भी ऐसा ट्रांसपोर्ट सिस्टम संभव है? क्या जापान की तरह भारत में भी राम राज्य संभव है? देखिए मेरे साथ संभव है कल सुबह 11 बजे।